जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि सबसे पहले हमारा थ्योरी होगा, उसके बाद आगे का बात होगा। तो सबसे पहले हम अपना थ्योरी दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से हर एक बातों को सीखा जाएगा। हम जान रहे हैं बोरिंग होगा, लेकिन आप उसको लगातार हिम्मत के साथ जुटे रहना दोस्त, तो आसान भी पल आएगा, लेकिन आपको मेहनत करते जाना है। देखिए अब इसमें द्विसम लंब लगा है, इसमें विषम लगाया हुआ है। द्वि मतलब इसमें दो ही भुजाएं बराबर हो गई है, और विषम मतलब और एक होता है आप लोगों का ईसीसी, जो आप लोगों का एनसीईआरटी बोल रहा है। अब बीसीसी क्या होता है कि यानी ये बड़ा सा क्रिस्टल है, उसका ये छोटा सा भाग है, इसी को बार बार पुनरावृत्त करके हम लोग क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्त आशीष पब्लिकेशन पर। आप लोगों को बता रहे थे एनसीईआरटी का हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन करा रहे थे दोस्त। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया कि भैया ऐसा कीजिए कि पहले डायरेक्टली हमको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अपना थ्योरी कुछ दे दीजिए, और अपना थ्योरी देने के बाद हमको उसको समझा रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो चलिए आप लोगों का राय है और हम में कुछ सुधार है, और धीरे धीरे ऐसे ही हम लोगों का साथ बना रहेगा, तो आप लोगों का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। इसलिए आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को यदि सीखते हैं ना दोस्त, तो आपको फिर कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी द बेस्ट बुक फॉर ऑल ऑफ बुक, यानी और सारा किताब से सबसे जो अच्छा किताब है ना, वो आप लोगों का एनसीईआरटी है। इसलिए आप एनसीईआरटी को बेस बनाकर सब कुछ, आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी करें, नीट का, जेई का, या फिर कोई भी जो आप लोगों का एनसीईआरटी से बेस होता है, या फिर कोई भी केमिस्ट्री जिसमें पढ़ना है, तो आप लोगों को एनसीईआरटी ही मेन वैल्यू होता है। तो कुल मिलाकर अगर बात की ओवरऑल समरी की, आपको इसको सीखना होगा, और सीखने के बाद आप लोगों का बोर्ड एग्जाम तो अच्छा जाएगा ही, साथ में आप लोग का नेक्स्ट ईयर का तैयारी भी अच्छा हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। तो हम लोग यहां तक थे, तो अब आपको एक सीखना है कि आबंध पैरामीटर क्या होता है। एक शब्द आप लोगों से कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आबंध पैरामीटर क्या होता है। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि सबसे पहले हमारा थ्योरी होगा, उसके बाद आगे का बात होगा। तो सबसे पहले हम अपना थ्योरी दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से हर एक बातों को सीखा जाएगा। आइए, तो पहले हम अपना थ्योरी दे रहे हैं कि आबंध पैरामीटर क्या होता है। जैसे कोई भी क्रिस्टल होता है, चाहे कोई भी हम लोगों का क्रिस्टल जो होता है, वो किससे बनता है? इकाई सेल से। अब इकाई सेल किस प्रकार का है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। हो सकता है कि जो हम लोगों का जो इकाई सेल है, ये देखिएगा, जो हम लोग का ये इकाई सेल जो बना, हो सकता है कि इकाई सेल का तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो सकता है कि लंबाई बड़ा हो चौड़ाई छोटा हो सकता है उसके बीच का कोण 90 डिग्री ना होकर 60 डिग्री हो सकता है उसके बीच का कोण 120 डिग्री हो सकता है दो भुजा बराबर एक कोण। यानी कहने का मतलब कि हमारा क्रिस्टल किस प्रकार से बनेगा वो डिसाइड करता है इकाई सेल कैसा है, और इकाई सेल कैसा है ये डिसाइड करता है कि उसका भुजा की लंबाई कितना है। यानी भुजा ए बी सी, यहां पर तीन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए हमने इस्तेमाल किया ए बी सी, भुजा का लंबाई कैसा है। उसके बाद कोण अल्फा बीटा और क्या गामा, तीन चीजें, यानी उसकी भुजा की लंबाई कैसी है और उसकी कोण कैसा है, उसके बीच कोण की कितना है, यानी हम लोगों का उसका भुजा कैसा है और उसके बीच का कोण कितना है, ये डिसाइड करता है। ओके, तो कुल मिलाकर के बात की इकाई सेल कैसा है ये डिसाइड करता है उसका भुजा कैसा है और उसके बीच का कोण कैसा है। ओके, तो चलिए अब सीख लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो किसी भी, सुनिएगा, किसी भी क्रिस्टल को संपूर्ण रूप से जानकारी देने के लिए, चाहे कोई भी इकाई सेल को संपूर्ण जानकारी देने के लिए, उसके संरचना को बताने के लिए, यानी किसी इकाई सेल के संरचना को बताने के लिए जिन राशियों का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग आबंध पैरामीटर बोलेंगे। पहला बोलेंगे उसका वीमा, पहला किसके बारे में बोलेंगे? उसका वीमा, और दूसरा किसके बारे में बोलेंगे? कोण। और ये इस फोटो में दिखाना जरूर होगा, और कैसे दिखाएंगे ये गौर करने वाली बात है। देखिए, मान लीजिए कि हमने तीन अक्ष माना, इसको हमने बोला ए, इसको हमने बोला बी, इसको हमने बोला सी। तो कोण ध्यान दीजिएगा कि यदि हमने ए बी लिया तो कोण अल्फा बीटा नहीं होगा, कोण क्या होगा? यहाँ पर गामा होगा। यदि यहाँ पर हम कोण बी और सी ले लिए, इसका मतलब बीटा और गामा नहीं होगा, कौन होगा? अल्फा होगा। यहां पर यदि कोण ए और से ले लिए, ए और सी, तो अल्फा गामा नहीं होगा, क्या होगा? बीटा होगा। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आया। क्या ये इतना बात आप लोगों को क्लियर हो पा रहा है? बोले हाँ। तो अब यहां से यदि आप लोग गौर कर लिए तो आप लोग क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे किसी इकाई सेल के संरचना को
बताने के लिए जिन राशियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन राशियों का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आबंध पैरामीटर। और ये दो होते हैं, पहला विमा और दूसरा कोण। यही आप इस चीज को लिख लेंगे नोट्स के रूप में, क्योंकि नोट्स आप लोगों को बनवाते चल रहे हैं। आप लोग पीछे का वीडियो देखिएगा, जो भी हम नोट्स प्रिपेयर किए हैं, चाहे आप लोगों का देखिए कितना सारा बात बताया। सबसे पहले ठोस बताया है नोट्स में, पॉइंट नंबर 1 पहला बात। दूसरा नंबर ठोस की 5 विशेषता लिखवाया है। फिर तीसरा ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। फिर उसके बाद बताया है इसका डिफिनीशन, चौथा नंबर। फिर 5वां नंबर बताया है कि कांच को अतिशीतलित द्रव क्यों कहा जाता है। फिर 6ठा नंबर आप लोगों को बताया है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बीच अंतर। फिर 7वां नंबर आप लोगों को हीरा ग्रेफाइट दोनों कार्बन का प्रूफ है, फिर भी हीरा कुचालक और ग्रेफाइट सुचालक क्यों 7। फिर 4 आप लोगों को बताया है क्या, 4 को आप लोगों को बताया है आप लोगों को आयनिक ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस को चारों प्रकार, आयनिक ठोस क्या होता है, फिर से आप लोगों को आणविक ठोस क्या होता है, सहसंयोजक ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस क्या होता है। और आणविक ठोस में भी 3 प्रकार, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंध। ये पीछे आप लोगों को करा चुके हैं, लिखवा चुके हैं। अब हम लोग आगे के नोट्स आप लोग प्रिपेयर करेंगे। क्या है हम लोगों का आबंध पैरामीटर, आबंध पैरामीटर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आबंध पैरामीटर क्या है, तो बोलेंगे किसी इकाई सेल के संपूर्ण, किसी इकाई सेल के संपूर्ण संरचना को बताने के लिए, संपूर्ण संरचना को बताने के लिए जिन राशियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन राशियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन राशियों का इस्तेमाल किया जाता है, कॉमा देकर आबंध पैरामीटर कहलाता है। और ये कितने होते हैं, ये 2 होगा आबंध पैरामीटर। कौन कौन होगा, तो पहला विमाएं, जो निम्नलिखित है, लिख देंगे जो निम्नलिखित है। कौन कौन है, तो पहला विमाएं, और लिख देंगे विमाएं में क्या, A B C। और दूसरा लिखेंगे क्या, कोण। और क्या कोण में क्या हो जाएगा, अल्फा, बीटा और क्या, गामा। और आप लोग फोटो जरूर बनाएंगे, फोटो ऐसा आप लोग शो करेंगे इस प्रकार से, और इसको कॉपी पर बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन नोट्स वो होता है जो आप खुद से तैयार करते हैं। किसी को ए बी, देखिए यहाँ पर हमने बोला ए, इसको बोला बी और इसको बोले सी, तो ए बी सी के बीच में कौन बनेगा, गामा। बी और सी के बीच कौन बनेगा, अल्फा। और सी और ए के बीच कौन बनेगा, क्या, बीटा। यही आप लोगों का कोण हो गया। आइए हम लोग सीख लेते हैं, यही आप लोगों को बताया गया। आबंध पैरामीटर ये होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आबंध पैरामीटर के अलावा और क्या सीखना है जो हम लोग के थ्योरी में है। तो उसके बाद आपको सिखाएंगे, हालांकि ये आप लोगों को पॉइंट माय लॉर्ड, ये मतलब आप लोग ये जो चीज़ें हैं ना, वो आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछता है। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट बात होता है कि हम लोग कितना क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है, यानी जो हमने अल्फा बीटा जो गामा अभी सीखा, ये जो हमने सीखा, इसको किस प्रकार से क्रिस्टल बना सकते हैं, कितने प्रकार का वो सिस्टम बनाया जा सकता है, कोण को बदलकर, भुजा को बदलकर कितने प्रकार से सिस्टम हम लोग बनाते हैं, तो 7। इसलिए ऑब्जेक्टिव पूछता है क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है। अब सवाल उठता है कौन कौन, ये भी एनसीईआरटी मेंशन करता है। आइए हम लोग सीख लेते हैं वो कौन कौन होता है और कैसा कैसा होता है। हम जान रहे हैं बोरिंग होगा, लेकिन आप उसको लगातार हिम्मत के साथ जुटे रहना दोस्त, तो आसान भी पल आएगा, लेकिन आपको मेहनत करते जाना है। देखिए कौन कौन होता है, पहला आप लोगों का होगा घनीय, उसके बाद होता है द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष हो जाएगा। फिर हो जाएगा विषम लंबाक्ष। फिर हो जाएगा आप लोगों का एक हो जाएगा आप लोगों का षटकोणीय,
षटकोणीय और एक हो जाएगा त्रिसमनताक्ष, एक हो जाएगा आपका एक नताक्ष और एक हो जाएगा त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष। इस प्रकार से तो ये 7 होता है भाई। अब 7 में ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन क्या है, अब उसके लिए हमने आपको बताया कि 2 चीज इम्पैक्ट डालता है। एक उसकी क्या भुजाएं यानी विमाएं, ठीक, और एक जो होता है वो डिसाइड करता है क्या कोण। अब आइए थोड़ा इसको समझते हैं। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। देखिए जो घनीय होता है उसमें आप लोगों का, देखिए घनीय में आपका भुजा भी बराबर होगा और कोण भी बराबर होगा। इस प्रकार से देखिए जिसमें लंबाक्ष लग जाए ना, जिसमें भी लंबाक्ष लग जाता है उसमें लंबाक्ष मतलब कि तीनों जो अक्ष है वो एक दूसरे के लंबवत होता है। तो जैसे ही लंबाक्ष लगा हुआ है, जिसमें भी लंबाक्ष लगा हुआ है, अब उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें तीनों कोण आपस में बराबर होगा। यानी अल्फा बीटा, यहाँ पर भी कोण कितना था 90 डिग्री, यानी अल्फा बीटा गामा जो किसके बराबर होगा 90 डिग्री। यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर भी वही बात कर ले, अल्फा बीटा और गामा किसके बराबर होगा 90 डिग्री। यानी इसको कैसे याद करेंगे, खास यही है। एक आपका इंपॉर्टेंट ये है, आप चाहे तो सबको भूल जाएं, आप बस केवल 2 चीजों को याद करेंगे, किसका, घनीय का और क्या हो गया षटकोणीय। घनीय को हम लोग सीसीपी स्ट्रक्चर बोलते हैं, सीसीपी स्ट्रक्चर, और षटकोणीय के लिए हम लोग एचसीपी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आइए कि जिसमें भी लंबाक्ष लग जाता है उसका मतलब कि तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर होगा। इसमें भी आप लोगों का लंबाक्ष लगा हुआ है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर होगा। देखिए तीनों में हम लोगों का कोण 90 डिग्री के बराबर है। अब इसमें द्विसम लंब लगा है, इसमें विषम लगा हुआ है। द्वि मतलब इसमें 2 ही भुजाएं बराबर हो गई है, और विषम मतलब कोई भुजाएं बराबर नहीं होगा। इसमें ए बी के बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। इसमें विषम यानी कोई भुजाएं आपस में बराबर है ही नहीं, ठीक है। तो इसका देखिए तीनों कोण 90 डिग्री है, इसमें तीनों भुजा बराबर है, इसमें एक भुजा बराबर नहीं, इसमें तीनों भुजा बराबर नहीं है। षटकोणीय की कहानी अलग है। इस षटकोणीय में क्या होता है कि ए और बी आपस में बराबर होता है लेकिन सी आपस में बराबर नहीं होता, सी बड़ा होता है, ठीक है। और तो और इसमें अल्फा और जो बीटा का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, जबकि जो गामा का जो वैल्यू होता है वो 120 डिग्री होता है। यानी अल्फा बीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री के बराबर, और गामा कितना होगा 120 डिग्री के बराबर। आइए अब त्रिसमनताक्ष, एक नताक्ष और त्रिनताक्ष, इस पर हम लोग थोड़ा गौर फरमाते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट आप लोगों को फैक्टर निकल के आता है। देखिएगा जिसमें भी नताक्ष लग गया उसका भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, लेकिन इसमें नताक्ष तो लगा है लेकिन नताक्ष के साथ सम लगा हुआ है, इसलिए इसी में केवल तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, ए बी और सी। लेकिन जिसमें भी नताक्ष लगा हुआ है उसमें भुजा आपस में बराबर होगा ही नहीं, ए बी और सी आपस में नहीं बराबर होगा, ए बी और सी आपस में बराबर नहीं होगा। यानी जिसमें नताक्ष लगा उसके भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, लेकिन इसमें सम नताक्ष लगा हुआ है इसलिए तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। अब यहां पर थोड़ा गौर फरमाइए कि यहां पर अल्फा बीटा जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन जो गामा होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर होता है, और जो हम लोग का बीटा होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों में से कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। ये खास बात आप लोगों के सामने ये पता चला। ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है भुजा बराबर हो लेकिन कोण हम लोग का किसी का भी आप लोगों का 90 डिग्री के इक्वल नहीं हो। तो अब आप लोग चीजों को सीख पाए कि हमने आपको बताया कि कितने प्रकार से इस विमाओं को और कोण को बदल के हम लोग तंत्र बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कृष्ण तंत्रों की संख्या कितना होगा 7, ये हम लोग कृष्ण तंत्रों की संख्या 7 है। और ये भी पूछता है कि ब्रेविस जालकों की संख्या कितना होगा। अब ये अलग अलग व्यवस्था बनता है। घनीय कितने प्रकार से व्यवस्थित करता है, घनीय में कौन कौन आता है, तो एक होता है सरल इकाई सेल जिसके लिए सिंपल यूनिट सेल एसयू बोलते हैं, सरल इकाई सेल बनता है घनीय में। और एक क्या बनता है बीसीसी बनता है अंतः केंद्रित इकाई सेल, और एक बनता है आपका क्या एफसीसी। यानी आपसे कोई ऑब्जेक्टिव पूछा घनीय निविड़ संकुलन में ब्रेविस जालकों की संख्या कितना होगा तो 3 होगा। वो कौन कौन होगा, तो सरल इकाई सेल यानी
अद्य एका कोष्टिका, और होगा बीसीसी अंतः केंद्रित या पिंड केंद्रित, और एक होता है फलक केंद्रित। आपने सीख लिया ये। और द्विसमलंबाक्ष में दो होता है, एक होता है सरल इकाई सेल और एक होता है आप लोगों का बीसीसी। इतना। उसके बाद विषम लंबाक्ष में क्या होता है कि विषम लंबाक्ष में आप लोगों का क्या होगा, यहां से गौर फरमाइएगा, इसमें चार होता है। सरल इकाई सेल होता ही है, बीसीसी होता ही है, और आप लोगों का एफसीसी भी होता है, एफसीसी भी होता है, और क्या होता है ईसीसी। ईसीसी मतलब अंत केंद्रित इकाई सेल। थोड़ा सा ये भी नहीं सीखे हैं तो इसको भी हम लोग बता दे रहे हैं कि ये सरल इकाई सेल क्या है, बीसीसी क्या है, एफसीसी क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग कॉन्सेप्ट देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे हमने आपको बताया कि सरल इकाई सेल वो होता है जिसमें 8 कोने होते हैं और 8 कोनों पर जो होता है ना ये कण होता है। लेकिन आप याद रखिएगा ये कण टोटल नहीं है, ये कण जो है ना टोटल नहीं है। एक बोले तरबूजा है, तरबूजा को 8 पीस किए ना तो 8वां भाग है ना कि कण टोटल है। कण टोटल नहीं है, यहाँ पर छोटा छोटा पार्ट है, यहाँ पर छोटा छोटा पार्ट है, छोटा छोटा पार्ट है, छोटा 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 छोटा, यानी हम लोगों का कण, इसको बोलते हैं सरल इकाई सेल, इसको शॉर्टकट में एसयू बोलते हैं। और यदि क्या हो कि अब हम लोगों का कि इसमें ये सरल इकाई सेल होता है, यानी हम लोग इकाई सेल को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सरल इकाई सेल जिसमें 8 कोनों पर 8 कण होते हैं, और हम लोगों को एक होता है केंद्रित इकाई सेल, यानी दूसरा जो वैरायटी है ना वो होता है क्या हम लोगों का केंद्रित इकाई सेल, केंद्रित इकाई सेल। अब केंद्रित इकाई सेल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है आप लोगों का बीसीसी, और एक होता है आप लोगों का एफसीसी, और एक होता है आप लोगों का ईसीसी, जो आप लोगों का एनसीईआरटी बोल रहा है। अब बीसीसी क्या होता है कि इसमें 8 कोनों पर तो हमारा कण रहता ही है, 8 कोनों पर तो हम लोग का कण रहेगा ही रहेगा, लेकिन 8 कोनों के अलावा यहाँ पर तो कण हमारा है ही, 8 कोनों के अलावा उसके एक केंद्र पर कण स्थित रहता है। यानी 8 कोनों के अलावा यदि एक केंद्र पर स्थित रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीसी। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर कण इतना बड़ा क्यों बना है, कण छोटा बनाना चाहिए था, यहाँ पर कण बड़ा क्यों बना, इसके पीछे लॉजिक समझिए कि यहाँ पर जो कण को केवल स्थिति बताता है, यहाँ पर एक तरबूजा का 8वां भाग है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सा तरबूजा है, यानी वास्तव में जो एग्जैक्ट परमाणु है यहाँ पर है, वहां पर परमाणु है नहीं, वहां पर परमाणु का छोटा सा भाग है। ठीक है, तो ये बीसीसी। और एफसीसी क्या हो जाएगा, तो एफसीसी हो जाएगा आप लोगों का इस प्रकार से हो जाएगा, यानी हमारा 8 कोने पर तो हमारा कण होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में 8 कोनों के अलावा उसके जो 6 फलकें होती है वहां पर भी होता है। यानी यहां पर भी कण है 8 कोनों पर, 8 कोनों पर हमारा कण है और 6 फलकों पर है, यानी यहां पर भी है 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, यानी 6 फलकों पर है। और ईसीसी क्या होता है कि इसमें हम लोग का 8 कोनों के अलावा उसके किन्हीं 2 आमने सामने की फलक हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कोनों पर हो गया। और कोई भी आमने सामने का तो दाएं बाएं ले ले, ऊपर नीचे ले ले, आगे पीछे, हमने दाएं बाएं लिया, एक दाएं तरफ इस तरफ बाएं तरफ और एक आपका क्या हो गया दाएं तरफ, यानी किन्हीं 2 आमने सामने की फलकों पर, इसको क्या बोलते हैं, ईसीसी। अब सवाल उठता है कि हम लोग जो यहाँ पर जो बात कर रहे थे घनीय का, तो घनीय में कौन कौन पाया जाएगा, तो घनीय में आप लोगों का सरल इकाई सेल, बीसीसी और एफसीसी पाए जाते हैं, यानी 3 ऑब्जेक्टिव पूछता है और यही आप लोगों का खास है कि घनीय में कितना होगा विरवेश जालकों की संख्या, तो 3। द्विसम लंबाक्ष में 2, एक होता है सरल इकाई सेल, एक होता है बीसीसी। विषम लंबाक्ष में क्या होता है, तो तीनों होता है, चारों होता है, सरल इकाई सेल, बीसीसी, एफसीसी और क्या ईसीसी। षटकोणीय में जो होता है ना, देखिएगा षटकोणीय जो होता है ना इकलौता होता है, इसमें बस केवल एक होता है। त्रिनताक्ष, त्रिसमनताक्ष भी एक ही होगा, और ये यानी आपका ये एक होगा, उसके बाद त्रिसमनताक्ष भी एक होगा और ये त्रिनताक्ष भी एक होगा। ये 2 वैरायटी का होता है। कौन कौन? एक सरल इकाई सेल होता है और एक होता है आपका ईसीसी, यानी इतना ही है। तो आपका कितना हो गया विरवेश जालकों की संख्या, इसमें कितना है 3 3 2 5 5 4 9, एक 10 एक 11 एक 12 और 2 कितना हो गया 14। यानी आपसे कोई पूछे कि विरवेश जालकों की संख्या कितना होगा 14, आपसे कोई ये पूछ दे कि बताइए घनीय में कितना होगा, तो घनीय में कितना होगा 3। अब आप लोग सब कुछ को आसानी से क्लियर कर पा रहे होंगे। अब आइए हम लोग एनसीईआरटी पे चलते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोलता है। जो भी समझाना था समझा चुके हैं, अब आइए हम लोग लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि त्रिविम में, अब यहां से हम लोग लाइनिंग सीखते चलते हैं कि क्या क्या आप लोग का एनसीईआरटी बोल रहा है। देखिएगा तो बोल रहा है कि त्रिविम में क्रिस्टल जालक का एक भाग इसके एक कोशिका को, यानी देखिए ये त्रिविम है, ये आप लोग का स्थान है, यहां पर देखिए शो किया गया है, यहां पर दिखाया गया है,
जो आप लोग फोटो सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये त्रिवी में जो फोटो बताया गया है कि भले ही बड़ा सा क्रिस्टल हो, लेकिन क्रिस्टल का एक छोटा सा भाग को चित्र में दिखाया गया है। ये बात समझ चुके हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यह त्रिविमीय शब्द समझिएगा, यह त्रिविमीय क्रिस्टल संरचना में एकक कोष्टिका अभिलक्षणित होता है। यानी ये बड़ा सा क्रिस्टल है, उसका ये छोटा सा भाग है, इसी को बार बार पुनरावृत्त करके हम लोग क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। उसमें क्या क्या खास होती है, इसकी तीनों किनारे, ठीक है ना, जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद क्या, किनारों का मध्य कोण, तो हमने आपको बताया था इसी को आबंध पैरामीटर बोलते हैं। देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है कि एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका के 6 पैरामीटर होते हैं। आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि हम लोग का आबंध पैरामीटरों की संख्या कितना होगा, तो 6 आबंध पैरामीटर होंगे। कौन कौन, 3 को आप लोग का भुजा होगा और 3 को क्या होगा, कोण। यानी और इसको हम लोग दिखाया गया है चित्र में, तो आप लोग चित्र जरूर बता के दिखाइएगा यहाँ पर। ये यानी हम लोग का आबंध पैरामीटरों की संख्या कितना हो गया, 6, और हम आपको जैसे पीछे थ्योरी में बताया है वैसा ही इस चीज को दिखाया गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एकक कोष्टिका को कितने भागों में बांटे गए, 2, जैसे थ्योरी बताया। अर्ध एकक कोष्टिका, इसी का जो नाम है ना, अर्ध एकक कोष्टिका को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध एकक कोष्टिका को हम लोग बोलते हैं सरल इकाई सेल। अर्ध एकक कोष्टिका को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल इकाई सेल। और सरल इकाई सेल उसको बोलते हैं जिसके 8 कोनों पर एक एक कर्ण, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध एकक कोष्टिका या फिर सरल इकाई सेल। क्या बोल रहा है कि जब अवयवी कण एकक कोष्टिका के केवल कोने पर उपस्थित हो, उसी को हम लोग अर्ध एकक कोष्टिका बोलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, केंद्रित एकक कोष्टिका किसको बोलते हैं, कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब एकक कोष्टिका में एक या अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हो, उसे केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। यानी कोना पर तो है ही, साथ साथ में कहीं और है, तो उसको क्या बोलते हैं, केंद्रित। और केंद्रित में कितने, तो एक होता है अंतः केंद्रित, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बीसीसी बोलते हैं। एक होता है आपका अंतः केंद्रित, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, बीसीसी। और इसको हम लोग पिंड केंद्रित इकाई सेल भी बोल सकते हैं। नाम को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल। और एक जो है आप लोगों का फलक केंद्रित इकाई सेल है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एफसीसी बोलते हैं। एक होता है अंत केंद्रित इकाई सेल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ईसीसी बोलते हैं। तो ये आप लोगों का हो गया। हमने जैसे आपको डिफिनीशन दिया पीछे के थ्योरी में कि एक ऐसा एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण उसके कोने पर उपस्थित तो होगा ही, लेकिन उसके एक जो कोना होगा कहां पर होगा, उसके अंतः केंद्र में। फोटो समझाया है। फलक केंद्रित इकाई सेल उसको बोलते हैं कि जिसमें 8 कोनों पर होगा ही, साथ में 6 फलकों पर हो। देखिए बोल रहा है जिसमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कण के अतिरिक्त अवयवी कण उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित रहता है। और एक अंत केंद्रित इकाई सेल क्या है कि ऐसा एकक कोष्टिका जिसमें कोनों पर तो उपस्थित रहता ही है, इसके अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर पाया जाता है। यानी उसके फलक जो के केंद्र होते हैं 2 आमने सामने की फलकों पर पाया जाता है, जो हमने आपको पीछे डिफाइन किए। अब आ जाइए इसके, अब क्या बोल रहा है। उसके बाद फिर आप लोग क्या बताया गया है, किन्हीं 2, उसके बाद बोल रहा है कि इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी 7 संरचनाएं सदृश है, और यह मूल नियमित संरचनाएं कितना होती है, 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। इसी को क्रिस्टल तंत्र बोलते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होगा, तो 7। कोई क्रिस्टल किस सिस्टम के अंतर्गत आता है ये डिसाइड कौन करता है, तो वो 2 चीजें कि उसका भुजा कैसा है और उसके बीच का कोण कैसा है। यानी क्रिस्टल के फलकों के मध्य का कोण से मापा जा सकता है। यह निर्धारित किया जाता है कि इसका आकार कैसा होने वाला है और उसके अक्ष कितने होंगे। फिर चित्र में 7 आप लोगों को क्रिस्टल तंत्रों की आपको बताया गया, क्रिस्टल सिस्टम को प्रदर्शित किया गया है। इनके एकक कोष्टिका और उनसे बनने वाली केंद्रित एकक कोष्टिकाओं के रूप में इसका उल्लेख किया गया है, जैसे कि हमने आपको पीछे ही बता चुके हैं। आइए थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि क्या है। देखिए ये आप लोगों को इस प्रकार से 7 सिस्टम बनता है, जो आप लोगों को 7 को देखिए। इसमें क्या है ना कि भुजा ए बी सी आपस में क्या है, इक्वल है, और कोण भी 90 डिग्री है। इसको बोलते हैं घनीय, इसको बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष। यानी इसमें एग्जैक्टली क्या होगा ना कि कोण तो सब जगह 90 डिग्री दिखाई दे रहा होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों आप लोगों को 90 डिग्री है। लेकिन इसमें जो भुजाओं का जो जिक्र किया जाता है ना, उसमें ए और क्या बी आपस में बराबर है, लेकिन सी देख रहे हैं बड़ा हो गया। यहां पर देखिए ए और बी और सी आपस में बराबर हो गए। देखिए भुजाओं का देखिए ए फिर भी थोड़ा बड़ा है, सी थोड़ा उससे भी बड़ा है, यानी ए बी सी बराबर नहीं होगा। लेकिन कोण सब जगह देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। यहां पर ये षटकोणीय है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। इसी प्रकार से त्रिसमनताक्ष है, एक नताक्ष और 3 नताक्ष। तो यहां से हम लोग देखकर अब इस सबको बात बोल सकते हैं क्या, कि घनीय जब भी शब्द है,
जब भी घनीय, इसमें से दो इंपॉर्टेंट रहता है, एक आपका होता है घनीय और एक ये षटकोणीय। आप चाहे तो इस सबको भूल के दो भी याद कर सकते हैं, हालांकि सब समझा रहे हैं। जब भी घनीय होगा तो तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण 90 डिग्री। और यदि बात कर ले द्विसमलंबाक्ष, तो जिसमें भी लंब अक्ष लगा हुआ है उसमें तीनों कोण 90 डिग्री बराबर होगा, तीनों कोण 90 डिग्री। इसमें लंबाक्ष लगा हुआ है, तीनों कोण 90 डिग्री। ओके, अब इसमें द्वि लगा है, इसका मतलब दो भुजा बराबर होगा। इसमें विषम लगा हुआ है, इसका मतलब तीनों भुजा बराबर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं षटकोणीय का। तो षटकोणीय में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होती है, दो कोण बराबर होता है। दो भुजा बराबर है और दो कोण बराबर है, और कोण में भी दो कोण 90 डिग्री और तीसरा कोण 120 डिग्री। और दो भुजाएं बराबर होगा, ये छोटा होगा और सी क्या होगा, बड़ा। यानी जो बराबर नहीं है वो बड़ा है। इसमें कोण 90 डिग्री बराबर नहीं है तो 120 डिग्री है। इसमें सी का क्या होता है, बड़ा होता है ए और बी के तुलना में। अब इसमें क्या लगा है, इसका क्या लोचा है, नताक्ष नताक्ष, और इसमें क्या लगा है, समनताक्ष। तो नताक्ष नताक्ष जिसमें लगा है उसमें भुजा बराबर नहीं होगा। देखिए जिसमें नताक्ष लगा है इसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं लगा है। इसमें समनताक्ष लग गया, इसका तीनों भुजा बराबर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग कोण का। तो कोण के ऊपर यदि हम लोग बात करें तो इसमें त्रिसमनताक्ष में क्या होता है कि दो भुजाएं, दो कोण आपस में बराबर होगा, अल्फा बीटा, लेकिन गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसमें क्या है कि अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर है, बीटा नहीं है, और इसमें तीनों नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग सीख गए। और हमने आपको जो बात बोला था कि जो आप लोगों का ब्रेवेश जालकों के लिए, जो आप लोगों को ब्रेवेश जालकों के लिए बताया गया, जो ब्रेवेश जालकों के लिए बताया गया, देखिए तो 14 प्रकार के ब्रेवेश जालक संभव है। कौन कौन, तो घनीय में 3 सरल इकाई सेल बीसीसी और एफसीसी, द्विसमलंबाक्ष में 2 सरल इकाई सेल और आप लोगों का बीसीसी, फिर 4 विषमलंबाक्ष वाला सरल ईसीसी बीसीसी और एफसीसी। उसके बाद एक नताक्ष जालकों के एक कोशिका आप लोगों का सरल इकाई सेल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ईसीसी। और ये सब तीनों इकलौता होता है। इस प्रकार से आप लोगों का कितना हो गया, 14 हो गया। यही तक आप लोगों को थ्योरी बताएं, यही तक आप लोगों को थ्योरी लिखवाएं, और यहां तक आप लोगों का कार्यक्रम समाप्त होता है। हालांकि थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। आपको क्या बताएं, सबसे पहले आप लोगों को ठोस बताएं, दूसरा में ठोस की 5 विशेषता सिखाएं, तीसरा में आप लोगों को दोनों प्रकार सिखाएं, चौथा में दोनों का डिफिनीशन सिखाएं, पांचवा में कांच को अतिशीतली द्रव क्यों कहा जाता है, छठा में दोनों के बीच अंतर, सातवां हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का दोनों अप्रूप है, फिर भी हीरा कुचालक और ग्रेफाइट सुचालक क्यों। फिर उसके बाद आपको 4 बातें बताएं, आयनिक का डिफिनीशन, सहसंयोजक का, धात्विक और आणविक का। आणविक भी 3 प्रकार का, तो ये आप लोगों का डिफिनीशन हो गया। उसके बाद 7 और 4 कितना हो गया, 11। फिर 12 पर आप लोग क्या सीखा है, आबंध पैरामीटर सीखा है। फिर 13 पर आप लोग क्या सीखा है, इकाई सेल सीखा है। और 14 पर आप लोग क्या सीखा है, उसका प्रकार, उसका वर्गीकरण। फिर 15 पर उसका डेफिनेशन। तो 15 बातों का हम उल्लेख आप लोगों के सामने कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट स्लाइड को कवर करेंगे तो और सब बातों को हम लोग कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।